आप सभी का डिमांड भी था और ये जरूरत भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ए फॉर एनिमल्स, ए फॉर एरिस्टोटल, और इसी तरीके से आपको याद रखना है एरिस्टोटल कहाँ रहते थे? उस जू में जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे। लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव हो तो उस ऑब्जेक्टिव को खुद से सॉल्व करना है। इस एक वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको अलग से कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरे क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है? और आप सभी का डिमांड भी था और ये जरूरत भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या काम किया है इसके बारे में। तो पूरे एनसीईआरटी में और कितने क्वेश्चंस बने हैं पहले, इन सब से जुड़े हुए, वो सब लेकर के मैं आज इस एक वीडियो में आ चुकी हूँ। इस एक वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको अलग से कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देखना भी नहीं है। इतना ही काफी है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें पूरी एनसीईआरटी का बोले तो सारांश मिल जाएगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा क्लास देखना है। लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव हो तो उस ऑब्जेक्टिव को खुद से सॉल्व करना है। समझ में आ जाएगा कि तुमने सीखा कि नहीं सीखा, तुम्हें चीजें याद रही या नहीं याद रही। तो देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या बहुत बड़ा बड़ा काम कर रखा है साइंस के फील्ड में। तो इस साइंस के फील्ड को समझने के लिए देखते हैं किसने कितनी मेहनत करी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम लोग पर्टिकुलरली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं? एरिस्टोटल, है ना, हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल है हम फादर ऑफ बायोलॉजी। एक और चीज ध्यान रखना, कुछ निमोनिक्स आप लोग बना लो जिससे कि आप चीजें याद रख सको, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, और साथ में अगर हम बात करें फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ये भी एरिस्टोटल ही है, ठीक है? और बायोलॉजी की जब आप बात करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एनिमल्स ही आते हैं, ठीक है? और एनिमल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, जल्दी बता दो? जियोलॉजी में। बिल्कुल सही जवाब। तो इसी तरीके से ए फॉर एनिमल्स, ए फॉर एरिस्टोटल, और इसी तरीके से आपको याद रखना है एरिस्टोटल कहाँ रहते थे? उस जू में जहां पर बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे। तो उन्होंने किस पर स्टडी करी थी? एनिमल्स पे, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो जियोलॉजी और दूसरा बॉटनी। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जितना भी आपको फ्लोरा दिख रहा है आप उसके बारे में पढ़ते हैं। और इनके फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस। टी फॉर थियोफ्रेस्टस और टी फॉर ट्री। क्या इतना याद नहीं रहेगा? तो हाँ, थियोफ्रेस्टस को गार्डन में रहना बहुत पसंद था, तो वो ट्री पर स्टडी किए और चाय पीते पीते उन्हें लगा कि नहीं भाई इस पर बात किया जा सकता था, तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बहुत अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी ने भी बहुत काम किया था। एक और बात मैं बता देती हूँ कि देखो, अगर हर साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ने जाओ तो आपको पढ़ने के लिए इतनी चीजें मिलेंगी जो कि पढ़ते पढ़ते आपको मजा भी आएगा और बहुत इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी बोर्ड पर्सपेक्टिव से जितनी चीजें जरूरी है हम इस वीडियो में उतना ही करेंगे। पंचानन महेश्वरी की बात कहें तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इनको कहा जाता है। इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी। इनको बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है? ये जो एम्ब्रियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट होता है, क्या कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें ये देखने गए। तो पंचानन महेश्वरी की ये चीज याद रखनी है, ठीक है? इन्वेंशन ऑफ द टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना, टिश्यू कल्चर, इसको भी डेवलप किसने किया है? तो पंचानन महेश्वरी ने। नेक्स्ट पर चले। ओके, नेक्स्ट है ग्रिगोर जॉन मेंडल। इनका नाम आप कैसे भूल सकते हो? जैसे मेंडल साहब का नाम आता है तो आपके अंदर ये ख्यालात आता है कि मटर के दाने थे, सब्जी बनाकर मटर पनीर खा लिए होते, काहे का एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता तो आपको ये नहीं पता होता कि आप जो है पूरी तरीके से मम्मी के जैसे हैं या नहीं है, तो क्यों, समझ रहे हो? तो शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, इसीलिए कहते हैं जी फॉर ग्रिगोर और जी फॉर जीन।
इन्होंने जीन पर बात की थी, याद आया? जी फॉर जीन। ओके, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल की बात करें, ये क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना? इन्होंने क्या दिया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो हमें दूसरे साइंटिस्ट का नाम मिलता है, रेजिनाल्ड सी पन्नेट। इन्होंने तो बता दिया फैक्टर के बारे में, ठीक है? ये जीन नहीं कहते थे, फैक्टर कहते थे। अब उस फैक्टर का अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि कैसा ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो सब देखने के लिए हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था। ये आधा टेढ़ा लकीर खींचना और उसमें फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको बढ़िया किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया और इन्होंने डेवलप किया पन्नेट स्क्वायर, है ना? याद आता है? बिल्कुल। तो पन्नेट स्क्वायर से भी आप याद रख सकते हो कि नाम अगर किसने रखा है तो अपने ऊपर ही रखा होगा, ठीक है? तो इन्होंने अपने ही टाइटल से ये नाम दिया, पन्नेट स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्ट लमार्क। इनका नाम आप दो जगह पढ़ते हो, ठीक है? एक तो सबसे पहला और आखिरी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लमार्किज्म, ठीक है? इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो आप वहां पर नाम पढ़ते हो। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, ठीक है? तो ये आपको अलग से बायोलॉजी वाले बुक में मिलता नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। तो क्यों ना आप याद रखें कि लमार्क और गॉडफ्राइड, इन दोनों ने मिल करके ये वर्ड बायोलॉजी बताया था, ठीक है? कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी। और साथ में इनके बारे में तो आपको पता ही है, लमार्किज्म आपने पढ़ा था, जिराफ वाला एग्जाम्पल, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? ये भी कैसे आप याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? जल्दी बताओ कैसे आप याद रखोगे? बी फॉर बायोलॉजी, गॉडफ्राइड, ठीक है? इन्होंने पूरा एनिमल्स वगैरह सब देखा, तो इन्होंने सोचा क्या ऐसा नाम रखें, ठीक है? तो कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है डी वराइज। ह्यूगो डी वराइज इनका पूरा नाम है। इन्होंने दिया म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है? वराइज से क्या आपको वेरिएशन जैसा नहीं लग रहा है? वी फॉर वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आता है? एक रीजन इसका म्यूटेशन भी है। क्या है? म्यूटेशन भी है। तो ये किसने बताया था? ह्यूगो डी वेराइज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया, ठीक है? इन्होंने, कार्ल कॉरेन ने, वॉन सेमार्क ने, इन तीनों ने मिल करके क्या किया था? रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को। पहले तो मेंडल ने अपना काम बहुत बढ़िया से करा, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद उसको पब्लिश भी किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर उतना कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, सोशल मीडिया पे जैसे अभी कुछ भी पोस्ट कर दो तो इतना पब्लिक में आया नहीं। पर ये तीनों क्या किए? रिडिस्कवर किए। उसके बाद मेंडल का नाम भी सबको पता चला और सारी चीजें, सब कुछ हुई, ठीक है? और अभी हम पढ़ रहे हैं मेंडल साहब को, क्योंकि इन तीनों ने काम किया उस पर, ठीक है? रीडिस्कवर मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है? तीनों नाम याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है वॉल्टर सटन, है ना? वॉल्टर सटन एंड वोवरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, क्या बताया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। इसके बाद आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। इनके पास आते हैं तो ये तो कुछ बहुत, हंटिंग की भी बात आती है ना, तो कहते हैं कि बहुत हिम्मत वाले लोग सब कर सकते थे। इन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा ही करने का सोचा, एक्सपेरिमेंट ही करने का सोचा। इनका नाम ही कुछ वैसा था, थॉमस हंट मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी जो की थी वो किस पर्टिकुलर चीज पर करी थी? इन्होंने फ्रूट फ्लाइज का यूज किया था, ठीक है? और इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ लिंकेज, डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको भी बताया था। फिर आते हैं फ्रीडरिक मिश्चर के पास। इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की। पहली बार इन्होंने आइडेंटिफाई किया, है ना, इसको एज एन एसिडिक सब्सटेंस, और क्या नाम दिया इसका? न्यूक्लियन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। फिर आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर बताया इन्होंने, ओके। फिर कौन से साइंटिस्ट आते हैं मोहल्ले में? फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन,
है ना, ये दो नाम। हाँ, एक और चीज ध्यान रखो, ये जो साइंटिस्ट के नाम है जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी में ऐसे सेंटर में कहीं पे दिया हुआ नहीं है और क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ, हर यूनिट के स्टार्ट होने से पहले एनसीईआरटी बुक में आपके पहले पेज में साइंटिस्ट के बारे में और साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। ये वॉटसन एंड क्रिक का भी नाम दिया हुआ है, पंचानन महेश्वरी का भी नाम दिया हुआ है, लेकिन ना उस पर कोई टीचर बात करते हैं और ना ही वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बोर्ड में दिए जाते हैं, ठीक है, ना ही आप लोग उस पर ध्यान देते हैं, तो उस पर भी ध्यान दो। वो एक पेज जो है ना जिसमें साइंटिस्ट का नाम है उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पंचानन महेश्वरी का नाम क्यों आया है? क्योंकि दिया हुआ है आपके बुक में, बस आपने नोटिस नहीं किया है कि बुक में दिया हुआ है। वॉटसन एंड क्रिक नाम दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉरिस विल्किन डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन लोगों ने मिलकर के ये काम किया था। क्या कोई दिक्कत यहां तक में? बच्चा पार्टी जल्दी बताएंगे। नो दिक्कत, ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बताया था? डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत बढ़िया। रोजालिंड फ्रैंकलिन की अगर हम बात करें तो इन्होंने फेमस डबल हेलिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो आप डबल हेलिकल मॉडल अभी आप देख रहे हैं, वो किसने दिया था? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया था? जल्दी बताओ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया था रिवर्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आप पढ़ते हो वो किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ऑसवाल्ड एवरी और कॉलिन मैकलियोड की बात करें तो इन्होंने क्या क्या काम किया था? जल्दी बताएंगे। और साथ में इनके एक और साइंटिस्ट थे, सिर्फ यही दो नहीं थे, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और साथ में एक और साइंटिस्ट थे मैकलिन एमसी-कार्टी। इन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस टाइम पर। फिर क्या हुआ? मुद्दा है कि फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो फिर मोहल्ले में दो साइंटिस्ट और आए, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेस। 1952 में इन्होंने डिस्कवर किया डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, और किसमें? बैक्टीरियोफाज में। फिर आते हैं नाम किसका? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का। और इन दोनों की बात करें तो इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, किसका? डीएनए का। क्या कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर चले। मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन स्टॉल, इन दोनों ने बताया डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव है। मार्शल निडरबर्ग की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड पर बात की थी इन्होंने। ओके। फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक और काम किया है, क्या? तो प्रपोज किया एडेप्टर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आते हैं फ्रैंकोइस जैकोब और जैक्यू मोनाड। इन दोनों की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या डेवलप किया था? ऑपरेंट मॉडल। इस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं, ऑपरेंट मॉडल किसने दिया है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस बने हैं। ओके, नेक्स्ट चले। सर एलेक्स जेफरीज। सर एलेक्स जेफरीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है? सर एलेक्स जेफरीज, है ना, इन्होंने क्या दिया है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस किंग के पास। रॉबर्ट ब्रिग और थॉमस किंग की अगर बात करें तो इन्होंने बताया था किसके बारे में? न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के बारे में। और इसके बाद कौन आए मोहल्ले में? मोहल्ले में आए जॉन बार्ट्रैंड गर्डॉन। इन्होंने बताया था न्यूक्लियर ट्रांसफर क्लोनिंग के बारे में। सर यान वेलमट, ये फादर ऑफ क्लोनिंग है। इसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में दिया गया था, तो हम उन सबको मेंशन यहाँ पर कर दिए हैं। क्या कोई दिक्कत? न दिक्कत। नेक्स्ट पर चलते हैं। फेडरिक सेंगर की बात करें तो इन्होंने बताया था प्रोटीन सीक्वेंसिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। लुईस पास्चर की अगर हम बात करें तो आज भी हम क्लास में बात किए थे, सॉरी ये वीडियो आपको जब तक मिलेगा तो तब तक 2-3 दिन हो जाएगा। पैस्चराइजेशन, इस पर बच्चों का बहुत सवाल था, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने ही डेवलप किया था पैस्चराइजेशन, और इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनका बस एक काम नहीं है, इनका बहुत सारा काम है। बस जितना आपको जरूरत है उतना आपको डिलीवर किया जा रहा है और उतना आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा नहीं। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लुईस पास्चर ने बताया। पैस्चराइजेशन के बारे में भी बताया। और पैस्चराइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैस्चराइज्ड मिल्क नहीं होता है, उसमें और भी लिक्विड होते हैं। रैपिड हीटिंग किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ताकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं एसएल मिलर, है ना, इन्होंने दिया था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आते हैं ओपरिन एंड हेल्डेन, तो इन्होंने बताया था ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने कहा था जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो बेटर सरवाइव कर पाएगा। आप सब पढ़ रखे हो, ठीक है। इस वाले क्लास को जितना कम और शॉर्टकट में रख के हमको बस ये रखना है, ध्यान रखना है कि सारे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहे। फिर आते हैं अल्फ्रेड वालेस के पास, तो अल्फ्रेड वालेस ने क्या काम किया था, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और फिर आते हैं लमार्क, लमार्किज्म मैंने बताया था, इन्होंने एग्जांपल किसका दिया था, जिराफ का। इन्होंने कहा था कि कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं और वही फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है, ठीक है, जो बाद में एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। यूजिन पी ओडम की बात करें तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है फादर ऑफ इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा का नाम आपको दिया हुआ है और इस पर क्वेश्चन भी बने हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अभी आप क्वेश्चंस करोगे जस्ट तो आपको पता चलेगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है। सर आर्थर टेंसली की अगर बात करें तो इन्होंने जो टर्म इकोसिस्टम है ये बताया था। पॉल एरलिख रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस कि इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म गायब होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गायब होता है फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गायब होगा थोड़ा फर्क पड़ेगा, 4 गायब होगा और ऐसे ऐसे सब गायब हो जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हमने पढ़ा था एयरप्लेन का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तो ये हो गया एम एस स्वामीनाथन, हमेशा से आपने जानना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम से ये सारी चीजें, ये सारे साइंटिस्ट और उनका काम, ये सब ध्यान रहेगा। और इससे जो जो क्वेश्चंस अभी तक बने हैं चलो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले साल में जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है इसमें भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सारा का सारा गलत है, मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, लमार्क एंड गॉटफ्राइड, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ओके। और ये जब क्वेश्चन भी पूछा गया था तो ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है मेंडल प्रपोज, मेंडल ने क्या चीज दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बताया था। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, अभी जस्ट पढ़े, किसने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेमार्क। किसका एग्जांपल दिया था, जिराफ का, ओके। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको हम कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, सर्टन एंड बोवेरी, इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट ओपेरन मॉडल, ओपेरन मॉडल, ओपेरन मॉडल की बात करें तो किसने डेवलप किया था, किसने प्रपोज किया था, जैकब एंड मोनार्ड, ओके। नेक्स्ट चले, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने, किसने, जल्दी 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 फटाफट से, क्या होगा, ब्रिग्स, ठीक है। अभी जस्ट आप देखो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, वापस से देख लेते हैं, ये देखो कहाँ गए, कहाँ गए, यस हियर इट इज, रॉबर्ट ब्रिग्स एंड थॉमस किंग, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस आपका काम है उसको ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, एसएल मिलर इज रिलेटेड टू, एसएल मिलर किससे रिलेटेड है, यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं, नियोडार्विनिज्म नहीं, लमार्किज्म नहीं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। चलो इसी के साथ मैं 2 क्वेश्चन आपको दे करके जा रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, द चैंपियंस ऑफ दिस थ्योरी आर, क्या होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन है तो इसको आप करके और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना ना भूले। इस पूरे क्लास को अगर आप देख लेते हो तो यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इतनी चीजें याद रखो, आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में साइंटिस्ट और उनके काम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर कोई भी डाउट कुछ भी नहीं होगा और आप सारा आंसर कर पाओगे। तो इस एक क्लास को पूरा देखो और अच्छे से देखो। चलो इसी के साथ धन्यवाद।